कहते हैं जिसके सपने बड़े होते हैं उसी की सफलता भी उतनी बड़ी होती है। कुछ इसी तरह की सोच जूस की दुकान पर बैठे इस छोटे से बच्चे की भी थी। इसने बड़े बड़े सपने खुली आंखों से देखे थे, इसलिए उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने से भी नहीं घबराता। इतनी मेहनत करने का उन्हें वो मुकाम भी हासिल किया। 90 के दशक खुद तो कामयाब हुए, उसने दूसरों को भी कामयाब करा। पर इसकी कामयाबी और शोहरत कुछ लोगों की आंखों में इस तरह घटकी कि लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी एक सच्ची घटना है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्रांति ला दी थी। ये कहानी है गुलशन कुमार की। आप सोचिए, गुलशन कुमार की हत्या क्यों हुई, क्यों इनके हत्यारों को आज तक सज़ा नहीं हुई। तो ये सब जानेंगे क्रश फैक्ट की वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। गुलशन कुमार सौम्य और सरल किस्म के इंसान थे। बावजूद इसके ज़रा सोचिए, ऐसा व्यक्ति के साथ में किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, लेकिन इनकी कामयाबी इनकी मौत की वजह बन जाएगी, इस बात का अंदाज़ा खुद गुलशन कुमार को भी नहीं था। अब आपको गुलशन कुमार से जुड़े हुए बातें बताए जाएं, उससे पहले गुलशन कुमार को जान लेते हैं। दिल्ली की गली के नुक्कड़ पर अपने पिता के साथ जूस की दुकान लगाया करते थे। 5 मई 1951 को दिल्ली में गुलशन कुमार का जन्म पंजाबी फैमिली में हुआ। जब गुलशन कुमार का जन्म हुआ तब गुलशन कुमार का परिवार बड़ी ही तंग हालत में गुजर रहा था। उनके पापा की दरियागंज में छोटी सी जूस की दुकान थी। पिता की जूस की दुकान पर छोटे से गुलशन कुमार उनके साथ ही बैठा करते थे और बड़े बड़े ख्वाब देखा करते थे। गुलशन कुमार को कभी भी अपने पापा के काम में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो तो कुछ बड़ा ही करना चाहते थे। उनकी यही सोच उनको कैसेट के व्यापार में ले आई, जिसकी शुरुआत पिता की वही जूस की दुकान से हुई, जहां जूस के साथ साथ सस्ती कैसेट भी बिक रही थी। गुलशन की दिल्ली में सस्ती कैसेट बेचने की रणनीति अच्छी थी, तो काम भी अच्छा चल पड़ा। गुलशन कुमार को काम में सक्सेस मिली, कुछ और बड़ा करने की चाह भी बढ़ गई, तो कुछ और बड़ा करने की चाह भी बढ़ गई। महज 23 साल की उम्र में गुलशन ने बढ़ाने के इरादे से नोएडा में सुपर कैसेट्स के नाम से कंपनी खोल दी। इस कंपनी में गानों ऑडियो कैसेट्स बनाई जाती थी। उनके बनाए गए कैसेट्स कम रेट में लोगों को मिल जाते थे, जिससे उनकी डिमांड बढ़ने लगी। इस काम में सक्सेस मिलने के बाद गुलशन कुमार ने मुंबई का रुख करने का फ़ैसला किया और वहां शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदल के टी सीरीज़ रख दिया। अब गुलशन कुमार ने धार्मिक गानों का भी बिजनेस किया और पहले की तरह ही कैसेट्स को भी सस्ते दामों पर बेचने लगे, और वो इसलिए वो हिंदू धर्म को आगे तक ले जाना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने हिंदी पौराणिक कथाओं पर भी फिल्म बनाई। अब माया नगरी में गुलशन कुमार की सक्सेस नोएडा से कई ज़्यादा गुना बढ़ गई थी, जिसके बाद अगला कदम था फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री में गुलशन कुमार ने अपना लक आजमाया। साल 1989 उनकी एक फिल्म आई जिसका नाम लाल दुपट्टा मलमल का। ये फिल्म लोगों के बीच कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म के गाने लोगों की जुबान पर ठहरने लगे। धीरे धीरे गुलशन कुमार को लोगों के बीच पहचान दिलाना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने आशिकी, जीना तेरी गली में और दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्म बनाई। इन फिल्मों में आशिकी और दिल है कि मानता नहीं के गाने सुपर हिट हुए और लोगों की जुबान पर चढ़ गए। गुलशन कुमार ही गरीबी को नज़दीकी से देखा था। शायद यही वजह रही सफलता की आसमां पर पहुंचने के बाद भी वो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे। उनकी सफलता उन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने अपनी कामयाबी से बहुत से लोगों को सक्सेस दिलाई और बॉलीवुड को कई महान सिंगर भी दिए, जिनमें सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, वंदना बाजपेयी और कुमार सानू जैसे कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं। गुलशन कुमार ने टैलेंट को मौका तो देते थे, जैसे जैसे वो सिंगर सक्सेस होते जाते गुलशन उनसे दूरी बना लेते थे। उनकी नज़र हमेशा नए टैलेंट को तराशती थी। उनकी यही खासियत
ने लोगों की ज़िंदगी को संवार दिया। कई लोगों की नज़र में वो कांटों की तरह चुभने लगे। यही चुभन उनकी मौत की वजह बनी। दरअसल 90 के दशक में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड ने अपने पैर पसार लिए थे। अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से बॉलीवुड पर हावी हो चुका था और वो बॉलीवुड की सफल हस्ती को कॉल करके उनसे पैसों की डिमांड करते थे। उनमें गुलशन कुमार भी सफल लोगों में शुमार थे और सबसे ज़्यादा टैक्स भरने वाले इंसान बन चुके थे। तो वो कहाँ अंडरवर्ल्ड की नज़रों से बचने वाले थे। लेकिन अंडरवर्ल्ड से जब पैसों की डिमांड हुई तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि इतने पैसे तो मैं माता के दरबार में लुटा दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। उनकी यही बात अब्बू सलीम को खटक गई और उसने उन्हें मारने की ठान ली। और 12 अगस्त को रोज़ की तरह वो शिव मंदिर गए। पहले से घाट लगाए शार्प शूटर ने उन पे गोलियां चला दी। उन्हें 3 गोलियां लगी और बचने के लिए पास की एक झोपड़ी में मदद मांगने के लिए गए। वहां मौजूद महिला जब तक कुछ समझ पाती उससे पहले उन शूटरों ने चिल्लाते हुए फिर से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान गुलशन कुमार को 15 गोलियां लगी थी और हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। गुलशन कुमार चाहते उनकी अंतिम संस्कार उनकी चरम सीमा पर हो। उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उनको दिल्ली लाया गया। उनकी अंतिम विधि पूरी की गई। गुलशन कुमार की मौत के साथ यही कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। मतलब उनकी हत्या के बाद मुंबई में हलचल मच गई। लोगों में खौफ का माहौल था। पुलिस स्टेशन में भी हड़कंप मच गया था। इस मामले की छानबीन शुरू हुई तो कुछ बॉलीवुड के नाम सामने आए जिनसे पता चला गुलशन कुमार की मौत अब्बू सलीम को सुपारी दी थी। और गिरफ्तारियां शुरू। और अक्टूबर 1997 टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। अब्बू सलीम को गुलशन कुमार को मरवाने के लिए रमेश तौरानी ने 25 लाख रुपए दिए थे। बाद में उन शूटर्स को भी गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। नवंबर 1997 में पुलिस ने इन केस की चार्जशीट फाइल की जिसमें उसने 26 लोगों को दोषी बनाया था। बॉलीवुड में जिन पर गुलशन कुमार के मर्डर का आरोप था उस लिस्ट में रमेश तौरानी अकेले नहीं थे। उनके अलावा नादिन सरवन के जोड़ी नादिन सैफ़ी पर भी आरोप था कि उनने अब्बू सलीम को कहकर अब्बू सलीम से गुलशन कुमार को धमकी दिलवाई थी और नादिम ही उनकी हत्या के सूत्रधार थे। नादिम के खिलाफ अरेस्ट वारंट तो निकला लेकिन वो कभी गिरफ्तार नहीं किए जा सके। क्यों नहीं? क्योंकि कहा जाता है गुलशन की मर्डर के वक्त नादिम सैफ इंग्लैंड में थे और वहाँ की गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी और उसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हालांकि साल 2002 में कोर्ट ने सबूत ना मिलने की वजह से उन पर लगाए गए आरोप रद्द कर दिए, लेकिन उनके अरेस्ट वारंट अभी तक वापस नहीं लिए गए हैं। नदीम के अलावा इसमें बनाए गए आरोपी को बरी कर दिया गया सिवाय शूटर्स के। उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन सवाल ये है कि पूरा मामले में अब्बू सलीम को सज़ा क्यों नहीं हुई? इसका सबसे बड़ा कारण 1953 में हुआ दंगे जिसमें अब्बू सलीम का हाथ भी 2005 में पुर्तगाल में उसे भारत लाया गया। उसे दंगे का मुख्य आरोपी ही बना के लाया गया था। इसमें भारतीय अपने एफिडेविट में बताना भूल गए कि ये गुलशन कुमार का भी आरोपी है। तो दोस्तों कैसी लगी क्रश फैक्ट की वीडियो? ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।